जैसा कि मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में अपने कि मैं सिविल प्रोसीजर कोड का लेक्चर सीरीज शुरू करूंगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये आज पहला वीडियो है सिविल प्रोसीजर कोड से जुड़ा हुआ, और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के बॉडी पे। बॉडी मीन्स टू से हम लोग डील करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शंस को, सेक्शन 1 to 158। देखो ओरिजिनली जब सिविल प्रोसीजर कोड इनेक्ट हुआ था ना, तो उस वक्त सिविल प्रोसीजर कोड में जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस थे वो थे 158। लेकिन आज भी आपको 158 सेक्शन ही दिखता है सिविल प्रोसीजर कोड में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन सिविल प्रोसीजर कोड में 158 ही है, तो नहीं, इससे अधिक सेक्शंस अब इंक्लूड हो चुके हैं सिविल प्रोसीजर कोड में। और जब सिविल प्रोसीजर कोड इनेक्ट हुआ था तो इसमें टोटल जो ऑर्डर थे वो थे 51, और आज 51 से अधिक ऑर्डर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 54 ऑर्डर्स अगर आप काउंट करोगे तो हम लोग ऑर्डर के पोर्शन को, दैट इज ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 20 तक, और इधर ऑर्डर 21 का रूल 1 to अप्रोक्सीमेटली 40 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ऑर्डर से जुड़ा हुआ वीडियो लेक्चर्स देखना सिविल प्रोसीजर कोड का, एक एक रूल को समझाएं, एक एक रूल को। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए बस, ऐसा नहीं। ऑर्डर के एक एक रूल को मैंने बताया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाना, सिविल प्रोसीजर कोड का आप प्लेलिस्ट खोलना, आपको दिख जाएगा ऑर्डर का पोर्शन, आप इसको कवर अप कर लेना। सिविल प्रोसीजर कोड के कुछ सेक्शंस को भी मैंने सीरियल वाइज नहीं, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर कर दिया है। लेकिन मैं जो अब ये सीरीज शुरू कर रहा हूं, सिविल प्रोसीजर कोड का शुरू से होगा, और एक डिटेल में हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर मेरा सिविल प्रोसीजर कोड वीक है। आप इस लेक्चर सीरीज के साथ बस बने रहो। मैं ये दावा करता हूं, गारंटी देता हूं कि आपका सबसे ज्यादा मजबूत पोर्शन जो होगा प्रोसीजर में, वो सिविल प्रोसीजर कोड हो जाएगा। बस 1 महीना तक आपको इस वीडियो लेक्चर के साथ बने रहना है। तो आज की वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जरूर ऐड हो जाओ टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से, आपको बहुत बेनिफिट होगा आपकी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलो, अनअकैडमी पे मुझे जरूर फॉलो करो, क्योंकि वहां पे मैं आपको बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ाता हूं। बेयर एक्ट का हर एक पोर्शन को मैं आपको समझाता हूं तोड़ तोड़ के, कुछ भी नहीं छोड़ता हूं। एक सेक्शन के अंतर्गत जितना भी सब सेक्शन आता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो अनअकैडमी का भी लिंक आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां मुझे फॉलो जरूर कर लो। और कोई भी पर्सनल क्वारी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बस डीएम कर दो, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। किसी भी एक्ट को अगर हमको शुरू से पढ़ना है तो हमको सबसे पहले यह समझना है कि उस एक्ट का इंसिडेंट क्या है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उस एक्ट का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसके पीछे का ऐतिहासिक तथ्य क्या है। तो देखिए हम लोग पहले बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करेंगे। तो आपको इतना तो पता ही है कि सिविल प्रोसीजर कोड जो 1908 आज दिख रहा है वो इनेक्ट किस डेट को हुआ था, 21 मार्च 1908 को ये इनेक्ट हुआ था, और लागू हुआ था 1 जनवरी 1909 से। तो 21 मार्च 1908 में ये इनेक्ट हुआ, डेट ऑफ इनेक्टमेंट है इसका सिविल प्रोसीजर कोड का, और डेट ऑफ कमेंसमेंट है 1 जनवरी 1909। तो यहां हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं सीपीसी का। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, यहां देखो कुछ पॉइंट है जिसको हम डील करेंगे, और इस पॉइंट के से ही आपको समझ में आ जाएगा कि सिविल प्रोसीजर कोड क्या था, क्या चीज है आज के डेट में ये। तो 1859, 1 जुलाई 1859, जुलाई 1 1859 के पहले तक पूरे भारत में, जो उस वक्त का भारत हुआ करता था, उस वक्त ऐसा कोई यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड नहीं था जो एक साथ एक समय पे पूरे भारत पे अप्लाई हो रहा हो। डेट याद रखना, एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलना, 1 जुलाई 1859, जुलाई 1 1859। तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड था नहीं इस डेट के पहले तक। तो इस डेट को एक
एक सिविल प्रोसीजर कोड इनेक्ट हुआ 1859 का, और ये जो एक्ट सिविल प्रोसीजर कोड इनेक्ट हुआ 1859 का, इसका कुछ डिमेरिट था जो ये टिक नहीं पाया, लंबे समय तक चल नहीं पाया, ये लागू नहीं रहा। इसका जो डिमेरिट था ये आप राइट डाउन करो। जो कोड था 1859 का वो सुप्रीम कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता था। उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, जिस सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, उस सुप्रीम कोर्ट पे इस कोड का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं था। प्रेसिडेंसी स्मॉल काउज कोर्ट्स पे कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं था। आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, नहीं लिया है तो आप मौका मिस कर दोगे। जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो। अगर आप सीरियस हो अपने जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो, हमारा कोड यूज करो, रेफरल कोड लॉइज लाइफ, आपको 10 से 15% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी पे तो आपको लाइफ टाइम एसेस का फैसिलिटी है। इंडिया का टॉप एजुकेटर आपको आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगे। लाइव सेशन होगा, मैं खुद लाइव आता हूं और बेयर एक्ट के थ्रू एक एक पॉइंट को समझाता हूं। जितना भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो लाइव सेशन के थ्रू आपको समझाने का हर एक एजुकेटर पूरा प्रयास करता है, आपका एक डाउट को क्लियर कर देता है। अलग से डाउट क्लियरिंग सेशंस है अनअकैडमी पे एजुकेटर्स के द्वारा, और तो और प्लस कोर्स है। हर एक सब्जेक्ट का जो एक एक चैप्टर है उस पर आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अगर अपने जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन को नया आयाम देना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पे जरूर फॉलो करो। उम्मीद करते हैं कि आपसे मुलाकात अब अनअकैडमी पे भी होगी। जो नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस थे उस पे भी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं था इस कोड का। तो ये जो इंपॉर्टेंट 3 डिमेरिट था, इसके कारण क्या हुआ, ये कोड ज्यादा समय तक चला ही नहीं। और इसके पहले हम लोग बात करें, इस कोड के पहले अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ बंगाल में जो उस वक्त का प्रोविंस हुआ करता था, उस वक्त बंगाल में इस कोड के पहले 9 सिविल प्रोसीजर कोड लागू था एक समय पे, 9 सिविल प्रोसीजर कोड। तो एक बात तो था कि 1859 का कोड एक यूनिफॉर्मिटी लाया सिविल प्रोसीजर कोड के क्षेत्र में, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट 3 बताए, इसके कारण ये चल नहीं पाया। और इसके बाद इसमें संशोधन हुआ, जो संशोधन था 1870 का। फिर 1877 का कोड भी उनके डिमेरिट के कारण आगे बढ़ नहीं पाया। और इसके बाद आया 1882 का कोड, सिविल प्रोसीजर कोड 1882 आया। 1882 भी सब्जेक्ट टू दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द देन सिचुएशंस सही नहीं था। और उसके बाद तब हमारे पास कोड आया 1908 का। ये 1908 का कोड है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इस कोड में भी ऐसा बहुत सारा खामियां था, इसको ठीक करने के लिए सेवरल अमेंडमेंट्स 1908 के बाद भी हुए। जैसे 1976 का अमेंडमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था। 1976 के बाद भी 2 अमेंडमेंट हुए, जो 1999 और 2002 का। तो ये 2 अमेंडमेंट और हुए। तो 1999 और 2002 का जो संशोधन हुआ है, आपसे सवाल पूछता है कि 1999 और 2002 का जो संशोधन हुआ वो किसके रिकमेंडेशन पे हुआ? तो जस्टिस मालीमत कमेटी के सुझाव रिकमेंडेशन पे ये 2 संशोधन हुए थे, 1999 और 2002 का। और इस पूरे संशोधन में, पूरे सिविल प्रोसीजर कोड में अगर बात करें, इंपॉर्टेंट जो था कोड वो तो आज के डेट में एप्लीकेबल है 1908 का। लेकिन इस कोड में 1908 की कोड में जो संशोधन हुआ था, जो इंपॉर्टेंट था, वो था 1976 का संशोधन। तो सवाल उठता है, जानना भी जरूरी है कि 1976 का संशोधन क्या क्या ऐड कर दिया 1908 के कोड में। तो सबसे पहला जो डिग्री शब्द है उसको सेक्शन 47 से आप राइट डाउन करो। जो डिग्री शब्द है उसको सेक्शन 47 से डिलीट कर दिया। ऑर्डर 32 को जोड़ा। 3rd नंबर पॉइंट कि जो ट्रांसफर का पावर था, ट्रांसफर का जो पावर था, ट्रांसफर किस चीज का? तो सूट का या अपील का ट्रांसफर का बात हो रहा है। कहां से कहां? तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर का पावर था सूट या अपील को लेके, वो 1976 के पहले पावर था स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन ये संशोधन क्या क्या, ये पावर को स्टेट गवर्नमेंट से लेके सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट कर दिया। चौथा कि अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, आप राइट डाउन करो,
कुछ कोर पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंग ही समझ जाओगे। पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर सूट दर्ज करना है तो आपको पता है कि एज पर सेक्शन 80 सबसेक्शन 1, 80 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग प्रायर नोटिस देना जरूरी होता है सूट दर्ज करने के पहले। लेकिन पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर कोई अर्जेंट रिलीफ चाहिए किसी प्लेंटिफ को तो कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है। तो सबसेक्शन 2, 80 सेक्शन में सबसेक्शन 2 को ऐड किया गया इस संशोधन के द्वारा ही। उसका जो 5वां है, आपसे क्वेश्चन पूछता है केस में कि आप बताओ, एक्सप्लेन करो कि व्हाट आर दी चेंजेस ब्राउट बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन द सिविल प्रोसीजर कोड। तो आपको ये लिखना है। उसके बाद देखो सेक्शन 91 और 92, ये दो सेक्शंस में भी संशोधन हुआ 1976 के थ्रू। क्या संशोधन हुआ कि इस संशोधन के पहले तक अगर सूट दर्ज करना होता था सेक्शन 91 और 92 के अकॉर्डिंग, तो सूट इंस्टीट्यूट करने के पहले एडवोकेट जनरल का प्रायर परमिशन लेना जरूरी था। लेकिन इस संशोधन के बाद एडवोकेट जनरल का परमिशन का कोई आवश्यकता नहीं हुआ। जिस कोर्ट में सूट फाइल होगा इस सेक्शन के रिगार्डिंग, उस कोर्ट का लीव चाहिए बस। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 को जोड़ा गया, एक्सप्लेनेशन 2 जोड़ा गया सेक्शन 9 में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है। देखो रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो अब कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन में भी अप्लाई होगा। ये बात इस एक्ट के द्वारा ही लागू हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जो संशोधन था जो हुआ था इस एक्ट के थ्रू सिविल प्रोसीजर कोड में। आप इसे राइट डाउन जरूर कर देना, इसको याद रखना। और याद रखना एक बात कि पहला कोड जो इनेक्ट हुआ था, जो यूनिफॉर्म था सिविल प्रोसीजर कोड, वो था 1859 का। उसके बाद बहुत सारा कोड आया 70 का, जो चला नहीं, डिवाइड्स खामियों के कारण, और जो उस वक्त के समय के लिए प्रतिकूल भी नहीं था, कंसिस्टेंट भी नहीं था इन द सेंस। उसके 1882 आया। डिटेल में समझो बातों को, बिल्कुल डिटेल में समझाना है। डिटेल में पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा यहाँ से। 1908 का कोड बना। डेट ऑफ इनेक्टमेंट कमेंसमेंट कब था ये आपको समझा दिए। इस 1908 में संशोधन हुआ 1976 में। इस 1908 के कोड में 76 में संशोधन हुआ। 1900 क्या संशोधन होकर जुटा ये आपको बताएं। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बॉडी ऑफ द कोड आप देख रहे हो जो 1 to 158 तक कवर कर रहा है, इसको हाई कोर्ट अल्टर नहीं कर सकता है, इसको अमेंड नहीं कर सकता है हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो ऑर्डर का पोर्शन है, ऑर्डर के अंतर्गत जो रूल्स आ रहे हैं, इसको हाई कोर्ट संशोधित कर सकता, अमेंड कर सकता है, हाई कोर्ट को पावर है। लेकिन बॉडी को में कुछ अगर अमेंडमेंट करना, अल्टरेबल करना है कुछ, तो यहां पे पावर है सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को ही पावर है, ये समझ लो आप बात को। तो जो बॉडी जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, उसमें अगर संशोधन करना है तो कौन करेगा, जो कंसर्निंग लेजिस्लेचर है वही करेंगे। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जुरिस्डिक्शन क्या है। सेक्शन 1 के रिगार्डिंग बात हो रहा है, तो सेक्शन 1 के रिगार्डिंग हम लोग हर एक चीज को कवर करेंगे, और उसके बाद 2 पे जब जाएंगे तो 2 से जो है हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझाएंगे। तो जुरिस्डिक्शन पे हम लोग बात करते हैं, वो भी बेसिकली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में बात करेंगे। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि सिविल प्रोसीजर कोड का आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बताओ, मींस टू से कि सिविल प्रोसीजर कोड कहां कहां अप्लाई होता है और कहां अप्लाई नहीं होता है, ये समझाना है आपको। तो ये पूरे भारत में अप्लाई होता है। उसके बावजूद अमनदीवी आइलैंड, ईस्ट वेस्ट गोदावरी, लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी, विशाखापट्टनम एजेंसी इन दी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन चारों जगहों पे भी लागू तो होता है सिविल प्रोसीजर कोड, लेकिन सब्जेक्ट टू दी रूल्स जो उस इन चारों क्षेत्र में, जो इन चारों क्षेत्र का जो हम नाम लिए हैं अभी, ईस्ट वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम एजेंसी, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप और अमनदीव आइलैंड, ये 4 जगह पे भी सिविल प्रोसीजर कोड लागू होगा। लेकिन सब्जेक्ट टू द रूल्स जो इन चारों क्षेत्रों पे अप्लाई हो रहा है, इन चारों क्षेत्रों में जो रूल्स रेगुलेशन पहले से लागू हैं, उन रूल्स रेगुलेशन के मद्देनजर सिविल प्रोसीजर कोड भी अप्लाई होगा। समझ में आई बात। मींस टू से कि इन चारों क्षेत्रों में जो रूल्स है, अगर वो रूल्स सिविल प्रोसीजर कोड के कॉन्ट्ररी होंगे तो सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो नहीं करना। वहां जो रूल अप्लाई हो रहा है पहले से, सीपीसी के पहले से, वही रूल को फॉलो करना होगा। और उसके बाद ये अप्लाई नहीं होता है तो कहां कहां अप्लाई नहीं होता है, तो नागालैंड,
जो स्टेट है वहां एप्लीकेबल नहीं है। जम्मू कश्मीर पे ये जो 370 हटने के पहले तक अप्लाई नहीं होता था, 370 जैसे हटा है, उसका जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल राज्य का दर्जा था, स्पेशल स्टेटस था, उसको वापस जैसे ले लिया गया, तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल है। लेकिन सब्जेक्ट टू दी ऑर्डर ऑफ दी प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को लेके। तो नागालैंड पे एप्लीकेबल नहीं है, जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी ऑर्डर ऑफ दी प्रेसिडेंट। कैसे होगा, किस रूल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, ये प्रेसिडेंट तय कर देगी। और उसके बाद ट्राइबल एरिया पे सिविल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिविल प्रोसीजर कोड को स्टार्ट करने से पहले, सिविल प्रोसीजर कोड को समझने से पहले, पूरे सेक्शन को जानने से पहले हम लोगों ने इसका पूरा बैकग्राउंड को समझ लिया। ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया, कब आया, क्या क्या इसमें संशोधन हुए, क्यों हुए, कौन सा इंपॉर्टेंट था, तो सभी बातों को हम लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड का, इसका जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था, टेरिटोरियल बैकग्राउंड था, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने डील कर लिया। सवाल बनता है पीटी से और मेंस के रिगार्डिंग, दोनों तरीके सवाल बनता है, तो जानना बहुत जरूरी था। कुछ छोड़ेंगे नहीं इस सिविल प्रोसीजर कोड के लेक्चर सीरीज में, इसलिए बने रहिएगा इस सीरीज के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और इस सीरीज के साथ बने रहिएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो देखिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लीजिए। और मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो करिए। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास के लिए मुझे अनअकैडमी में फॉलो जरूर कीजिए और मेरा जो रेफरल कोड है उसको यूज करिए। मेरा रेफरल कोड आपको दिख जाएगा, लॉ इज लाइफ। नोट कीजिए, रेफरल कोड है लॉ इज लाइफ, उसको यूज करके सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको 10% 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो होप करते हैं कि आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छा लगा होगा और आगे भी अच्छा लगेगा। इसी तरह साथ बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।